हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है देखते हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा, तो आप उससे जुड़ के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसमें जो भी आर्टिकल रहेंगी उसका हम सिर्फ जो जिस्ट है, जो समरी है, वही डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी चीज़ें इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से वो इसमें समेट दिया गया है। तो इसमें आपका जो भी प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन है यूपीएससी के, उनको इंक्लूड किया गया है। और इसी के साथ आज से एक नया एडिशन है, मॉडल क्वेश्चन आंसर भी दे दिए गए हैं आने वाले यूपीएससी और एपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस के मेंस के लिए। ओके, तो ये जो भी डिस्कशन रहेगा ये इंटीग्रेटेड है। इसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों को जोड़ के सभी चीज़ें दी गई है। तो आज का जो पहला आर्टिकल है ये इंटरनेशनल आपका मदर टंग डे के अवसर पे आया है। तो इसमें अभी लैंग्वेज का कैसे ग्रोथ होता है, ओके, और फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस का आपका हिस्ट्री से लेके अब तक कैसे इन सभी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और हिस्ट्री में जो भी लैंग्वेजेस देखी गई थी उसमें से आज के समय पे बहुत सारी लैंग्वेजेस आपकी एक्सटिंक्ट हो गई है या फिर जो भी है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और स्पेशली जो आपके ट्राइबल लैंग्वेजेस है उनका आज के टाइम पे फॉल देखा जा रहा है। स्पेशली जिसमें जो माइनॉरिटी ग्रुप है, जिसमें जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, जो कम्युनिटी है उनका, जिसका पॉपुलेशन कम है, उनका लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा थ्रेट देखा जा रहा है कि वो अपना लैंग्वेज को लूज़ कर रहे हैं। तो अभी जब लैंग्वेज लूज़ कर देते हैं तो लैंग्वेज के साथ लोगों का आइडेंटिटी प्लस लोगों का कल्चर जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे आसाम में बिहू है, तो बिहू जो भी बिहू की गीत है वो गीत क्या की जाती है, लोकल लैंग्वेज में लिखी जाती है। तो लैंग्वेज अगर ख़त्म हो गया तो क्या होगा, कल्चर ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, हमें लैंग्वेज को बचाना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे छोटा लैंग्वेज हो या फिर माइनॉरिटी लैंग्वेज हो या फिर आपका बड़ा लैंग्वेज हो जो मेजॉरिटी लोग यूज़ करते हैं। तो सभी लैंग्वेज को क्या करना है, संजो के रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि लैंग्वेज अपने आप में क्या करता है, डाइवर्सिटी को दर्शाता है, लोगों का आइडेंटिटी को दर्शाता है और कल्चर को दर्शाता है और एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी बनाने में मदद करता है। तो ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये जो टॉपिक है ज़रूरी रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन, आपके हेरिटेज रिलेटेड क्वेश्चन, सिविलाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस पेपर 1 में। तो ये जीएस पेपर 1 के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन आपका ये जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज़ फ्रेम कर रही है टू प्रोटेक्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस। फिर आपका जीएस पेपर 3 में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो भी एशियन नेशन है, एशियन नेशन में जैसे इंडिया है, तो इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस है, लगभग 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और 22 भाषाओं को आपका 8 शेड्यूल में आपका शेड्यूल लैंग्वेज का स्टेटस भी दिया गया है। तो ये सभी जो लैंग्वेज है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए लैंग्वेज को हम इसका प्रसार और इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो आपका जीएस पेपर 1 से 1 के पर्सपेक्टिव से, 2 के पर्सपेक्टिव से, फिर 3 के पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं कि आपके डिफरेंट लैंग्वेज फैमिली है। स्पेशली इंडिया में अगर देखें तो इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली, ओके, तो इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली में हम असमीज़ लैंग्वेज है, फिर बंगाली लैंग्वेज है, हिंदी है, तो ये इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है। फिर द्रविडियन में आपका तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, तो ये सभी आ जाते हैं। फिर आपके टिबेटो बर्मन में आपके जो नॉर्थ ईस्ट में बोरो है, कार्बी है, मिसिंग है, ये टिबेटो बर्मन में आ जाते हैं। तो ये सभी जो लैंग्वेज फैमिली है, इन लैंग्वेज फैमिली के अंदर जो भी लैंग्वेजेस है इन सभी को संजो के रखना, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी लोगों का कल्चर क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा। जो हेट्रोजेनिटी है वो हमारी बरकरार रहेगी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बरकरार रहेगी। नहीं तो क्या है, आपका हेट्रोजेनिटी ख़त्म हो गए, होमोजेनिटी की और हम बढ़ेंगे, जो क्या है आपका मल्टीकल्चरल सोसाइटी के लिए सही नहीं है, लोगों का आइडेंटिटी के लिए, फिर उनके कल्चरल ग्रोथ के लिए सही नहीं है। इसी के साथ
हम ये चीज़ भी देख सकते हैं कि आपका जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से कैसे जो आपके इंडिजीनियस लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, इसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। क्या इंग्लिश आज के समय पे इतना ज़रूरी है कि जो लोकल लैंग्वेज है वो डाइल्यूट हो जाए। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। बाकी लिंग्विस्टिक इवोल्यूशन इन इंडिया, ये हम हिस्ट्री में कवर करते हैं कि हिस्ट्री में हम कैसे डिफरेंट लैंग्वेज का ओरिजिन एंड स्प्रेड देख सकते हैं, और इसी के साथ जो डिफरेंट सिविलाइजेशनल हमारा कनेक्शन था विथ मेसोपोटामिया, ओके, विथ पर्शियन कल्चर, फिर आपका ग्रीक कल्चर के साथ, तो वो सभी चीज़ों ने हमारे लैंग्वेज के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डाला। क्योंकि पास्ट में हम देखते हैं कि आपके ग्रीक से अलेक्जेंडर आए, ओके, फिर पर्सिया से डिफरेंट पर्शियन रूलर आए। तो इन सभी जो मतलब सिविलाइजेशनल जो कॉन्टेक्ट था, उन्होंने हमारे लैंग्वेज को कैसे शेप किया, कैसे एक नया आकार दिया, ओके, कैसे एक हेट्रोजेनिटी का मतलब आपका संचार हुआ। ये सभी चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो इसी के साथ ये सभी चीज़ें दी गई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इसका जो आपका लैंग्वेज पॉलिसीज़ इन इंडिया क्या क्या है, ओके, इसमें स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, आर्टिकल 343, आर्टिकल 344, ये सभी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। और मेंस में जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग आप देना चाहेंगे, तो ये आर्टिकल लिखना ज़रूरी हो जाएगा। फिर इसमें आर्टिकल 350 जो ए है, ये भी बहुत ज़रूरी है, जो कहता है कि आपके स्टेट, जो भी स्टेट है या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, उनको ये इंश्योर करना है कि एजुकेशन मदर टंग में दिया जाए। क्योंकि जब एजुकेशन मदर टंग में दिया जाता है, तब लोगों के जहन में, ओके, आपका लैंग्वेज बच जाता है, लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लग जाता है, और वो लैंग्वेज प्रिजर्व हो जाता है। फिर 8 शेड्यूल में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, तो अभी 1600 लैंग्वेज है लगभग, तो सभी को तो 8 शेड्यूल का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। फिर भी क्या है, 22 लैंग्वेजेस के अलावा बाकी जो और भी लगभग 1600 लैंग्वेजेस है, उनको भी हमें प्रोटेक्ट करने का जो प्रावधान है वो रखना चाहिए। और इनको प्रमोट करने के लिए जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ली जा सकती है, जो भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस लिए जा सकते हैं, उन सभी को लेना ज़रूरी हो जाता है। पहला तो ये आर्टिकल 350A इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्राइमरी एजुकेशन में मदर टंग में सिखाया जाए। तभी क्या होगा, लैंग्वेज प्रोटेक्ट रह जाएगा। क्योंकि लैंग्वेज आपका सिर्फ क्या बोलता है कि मतलब पॉलिसी बना के आप नहीं उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ एक आर्टिकल डाल के उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उसका क्या है, इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। और वो भी स्पेशली क्या है, डेली लाइफ में और एजुकेशन में। एजुकेशन में तो होना ही होना है, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लैंग्वेज को प्रिजर्व किया जा सके। और इसी के उपरांत आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इससे जोड़ सकते हैं, कि पास्ट में हमने जो आर्टिकल देखा था कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैंग्वेज प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल हो सकता है, कैसे हमारा सिविलाइजेशन प्रिजर्वेशन में, कल्चर प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये भी एक पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं। वो चीज़ें हमने पास्ट में आपकी इंक्लूड की थी, ओके। तो अभी 8 शेड्यूल की वजह से भी क्या होता है, खाली सिर्फ 22 लैंग्वेजेस को ही ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है और स्टेट सपोर्ट मिलता है। तो बाकी लैंग्वेजेस को भी वो सेम सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें आपका इंग्लिश का क्या असर है, वो भी इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट भी पास्ट में स्पेशली एपीएससी में मुझे जहाँ तक ध्यान है, एक क्वेश्चन आया था कि ग्लोबलाइजेशन का जो आपके ट्राइबल लैंग्वेजेस है, ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल जो हेट्रोजेनिटी है, उसको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ओके। जैसे आप देख सकते हैं कि माइग्रेशन हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, लोग गांव से या फिर ट्राइबल एरिया से उठ के शहर की ओर जा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेजेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आपके जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, वो इंग्लिश को प्रमोट कर रही है, ओके। और फिर आपके इंग्लिश का जो प्रसार है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि लैंग्वेज क्या है, एक माध्यम है, एक मीडियम है आपके मन के जो जो बातें हैं उसको एक्सप्रेस करने का। ये इंटेलिजेंस का मार्क नहीं है, ओके। ये लोग सोचते हैं कि इंग्लिश इंटेलिजेंस का हॉलमार्क है, कि जो आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता है वो बहुत नॉलेजेबल इंसान है। वैसे हुआ तो इंग्लैंड में जो भी लोग हैं सभी इंग्लिश बोलते हैं, तो सभी को हमें इंटेलिजेंट मानना होगा, ओके। तो वही बात है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें अभी आपका कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे पास्ट में लैंग्वेज के रिगार्डिंग, वो सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख के एक अच्छा आइडिया कर सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें जो भी चीज़ें इतनी आपकी बारीकी से दी गई है,
थोड़ा लंबा है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट के क्वेश्चन इसको सब्सटेंशिएट कर रहे हैं और फ्यूचर के रेफरेंस के लिए भी एक क्वेश्चन आपका मॉडल आंसर इसमें दे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये मॉडल आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन देख के आप ये जो भी नॉलेज है इसको ले करके आप ये खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, इससे कॉपी मत कीजिएगा, आइडिया ले लीजिएगा इससे। ओके, तो इससे आपका मेंस आंसर राइटिंग बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी विकसित भारत के लिए हमें क्या करना है, कैसे एनवायरनमेंट पोल्यूशन को टेकल करना है, क्योंकि विकसित भारत बनने के लिए हम पोल्यूशन को बिना टेकल किए हुए, पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है उसको बिना एड्रेस किए हुए विकसित भारत नहीं बन सकते हैं। क्योंकि विकसित भारत बनने के लिए, डेवलप इंडिया बनने के लिए हमें क्या करना होगा, सस्टेनेबल पॉलिसीज़ लेने होंगे और जो आपके हमारे लैंड है, वाटर है, उनको आपके पोल्यूशन फ्री रखना होगा, हमारा जो एयर है उसको पोल्यूशन फ्री रखना होगा। तो इसमें स्पेशली आपका क्या है, अभी महाकुंभ के अवसर में वाटर पोल्यूशन के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये सिर्फ महाकुंभ के बारे में ही हमने इसमें डिस्कस नहीं किया है, इसमें हमने वो सभी एस्पेक्ट को जोड़ा है जिसके वजह से क्या है, आपके वाटर पोल्यूशन या फिर रिवर पोल्यूशन देखा जाता है। जैसे अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज है, फिर इंडस्ट्रियल जो डिस्चार्ज होता है। ओके, वो सभी चीज़ें क्या है, इसका कारण है। सिर्फ महाकुंभ ही एक कारण नहीं है, लेकिन महाकुंभ भी बहुत सारे कारण में से एक कारण माना गया है। क्योंकि आपका महाकुंभ में क्या है, गंगा और यमुना में बहुत लोग आपके रिचुअल बाथिंग कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो गंगा और यमुना का वाटर है वो पल्यूट हो रहा है। तो एक लेवल तक जो पोल्यूशन है वो नदी झेल सकती है, लेकिन उसके बाद क्या है, वो झेल नहीं पाती है और वही वाटर क्या होता है, लोगों के फिर पीने के पानी में उसको ट्रीट करके इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसमें आपका एनिमल्स भी उसको उसी में फीड करते हैं, क्योंकि ये जो रिवर है ये नेशनल पार्क होके भी गुजरती है। ओके, तो ये सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक हेल्थ कंसर्न भी बन सकता है। फिर से कहूँगा कि मैं किसी के आस्था पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। ओके, जो आस्था है वो तो है ही, लेकिन हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखना होगा कि हमारा आस्था भी ना टूटे और हमारा जो प्रकृति है, क्योंकि नदी हमारे लिए क्या है, माता समान है। ओके, और क्या बोलता है कि धरती है वो भी माता समान है। तो इन चीज़ों को हमें क्या करना है, अपने रिचुअलिस्टिक जो भी नियम है उसके साथ इन रिचुअल्स को भी पालन करना है, लेकिन ऐसे करना है ताकि हम अपना जो नेचर है उसको भी संजो के रख सके। तो बाकी इसी में क्या है, बाकी सभी चीज़ें मेंशन की गई है, कितना पोल्यूशन हो रहा है, ये कॉजेज़ क्या क्या है, इम्पैक्ट क्या है रिवर के ऊपर। ओके, तो ये सभी चीज़ें दी गई है ताकि आप एग्ज़ाम में जब भी इस कॉजेज़ से रिलेटेड क्वेश्चन, इम्पैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, फिर सोल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है 250 वर्ड में 15 मार्क के लिए, या फिर 150 वर्ड में 10 मार्क्स के लिए। तो उसमें क्या है, आप उस हिसाब से 2-4 पॉइंट लिख के अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, और क्या पब्लिक पॉलिसीज़ ली गई है वो भी आप देख सकते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये सारी जो लॉ है, इनिशिएटिव है, वो ली गई है। जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, वाटर पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, ओके, नमामि गंगा प्रोग्राम 2014, पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। तो ये सभी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी इनिशिएटिव है, लॉ है, उसमें लिख सकते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव इधर मेंशन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं और एक मॉडल आंसर भी दिया गया है। तो ये एक मॉडल आंसर है। तो डिस्कस द कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सॉल्यूशन टू द रिवर पोल्यूशन इन इंडिया, इसमें आंसर दिखाया गया है। फिर ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन है 22, 21, और फिर 2019, ओके, 23, 21, 18, 17। तो डिफरेंट पेपर में पूछे गए हैं। आप देखिए, अभी पोल्यूशन का मामला हमें ऐसा लगता है कि आपका एनवायरनमेंट रिलेटेड ही है, तो एनवायरनमेंट के हिसाब से भी ये पूछा गया है, टेक्नोलॉजी को लिंक करके भी पूछा गया है, फिर एथिक्स को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लिंक करके भी पूछा गया है, क्योंकि हमारा एथिक्स में एक पार्ट है एनवायरमेंटल एथिक्स। ओके, फिर आपका इसमें सोसाइटी के ऊपर पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट होता है, ओके, हेल्थ के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, फिर गवर्नमेंट कैसे पॉलिसी ले रही है, कैसे एनवायरमेंटल लॉज बना रही है टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। ओके, तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल।
तो ये आपका नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये उड़ीसा के कोरापुट जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन के हेल्थ के रिलेटेड ये आर्टिकल बात करता है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ट्राइबल हेल्थ और हेल्थ में भी ट्राइबल हेल्थ के बारे में बात करता है, और हेल्थ के अंदर भी ये स्पेशली आपके फूड रिलेटेड जो हमारे प्रॉब्लम होते हैं, ओके, इनसफिशिएंट फूड की वजह से आपका स्टंटिंग, चाइल्ड में स्टंटिंग और वेस्टिंग देखा जाता है, और वुमेन के अंदर एनीमिया का प्रॉब्लम देखा जाता है। तो ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ओके कौन कौन से आपके स्टेप्स लिए गए हैं वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें डेटा भी दिया गया है कि आपके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1921 के रिपोर्ट के हिसाब से 43% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड, 33% अंडर वेट, मोर देन 50% वुमेन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। तो अभी मदर का हेल्थ ही ठीक नहीं है तो चाइल्ड का हेल्थ कैसे ठीक होगा? तो मदर का हेल्थ, चाइल्ड का हेल्थ क्या है, हेल्थ क्या है, इंटीग्रेटेड है, इन दोनों को ही एड्रेस करना ज़रूरी है। फिर 17% ऑफ चिल्ड्रन रिसीव एन एडिक्वेट डाइट, सिर्फ 17%। ओके तो सोच सकते हैं कि आपका जो लार्जर चिल्ड्रन पॉपुलेशन है उनका डाइट कितना बुरा है। तो अभी पॉपुलेशन में चिल्ड्रन क्या है, देश का भविष्य है, जो एक जगह है उसका भविष्य है, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके रेस्पॉन्स में आपके MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, ओके कैसे कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच लिया टू एंश्योर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, उसके बारे में ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो आपको भी इन फ्यूचर क्या है, जब भी ये सभी चीज़ें हेल्थ रिलेटेड, स्पेशली ट्राइबल हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन, और उसमें भी आपका मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें जो पॉलिसी सजेशन होगा उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ ही कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन भी होना पड़ेगा, बॉटम अप अप्रोच रखना पड़ेगा, लोकल गवर्नेंस को एम्पावर करना पड़ेगा, ट्राइबल एरिया में जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको और एम्पावर करना पड़ेगा टू टैकल मेल न्यूट्रिशन काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो इशू का क्या है इसमें हाईलाइट किया गया है, मेल न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। तो फूड अगर सिक्योर नहीं रहा तो मेल न्यूट्रिशन होगा ही होगा, और उसमें क्या है आपकी डिफरेंट दिक्कत आएंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, डिफरेंट स्कीम है, जैसे ICDS है, PDS है। तो इन स्कीम्स को क्या करना पड़ेगा, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिर मिड डे मील स्कीम है, पोषण अभियान है, फिर ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है जिसमें वुमेन मदर और चाइल्ड दोनों का हेल्थ का ख्याल रखा गया है, जिसके अंडर आंगनवाड़ी का सिस्टम लाया गया है। आंगनवाड़ी में फिर आपका पोषण अभियान के तहत खाना दिया जाता है, ओके ताकि उनका न्यूट्रिशनल इनटेक अच्छा हो और वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाए। ओके तो ये सभी चीज़ें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। तो आप बोलते हैं ना कि स्कीम का कैसे इस्तेमाल होता है, तो स्कीम को हमें आइसोलेटेड तरीके से नहीं पढ़ना है, सभी को इंटीग्रेटेड तरीके में पढ़ना होता है। तो इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड पॉलिसी रिलेटेड मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं, तो ICDS स्कीम ऑलरेडी डिस्कस किया, मिड डे मील स्कीम है, पोषण अभियान है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, फिर आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ भी ली गई है। तो अभी हमें लगता है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसीज़ क्या है, सिर्फ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए है, नहीं, फूड के लिए भी ज़रूरी है। रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ क्या करेंगी, चाइल्ड के ऊपर, मदर के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसमें PDS आ जाता है, परंपरागत कृषि विकास योजना जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोशन किया जाता है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाने से क्या होता है, लोगों का हेल्थ अच्छा रहता है। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है जिससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया है कि क्रॉप डाइवर्सिफाई करना है, मल्टी क्रॉपिंग करनी है। अगर मोनोक्रॉपिंग सिर्फ दाल और सिर्फ चावल और गेहूं उगाते रहेंगे तो लोगों का बाकी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे फिलअप होगा, और वो फिलअप नहीं हुआ तो लोगों के अंदर जो हिडन हंगर का प्रॉब्लम होता है वो हमेशा ही रहेगा। ओके तो ये देखिए ओडिशा का केस दिया है, लेकिन अभी ये अगर ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ तो उसमें ओडिशा मिलेट मिशन पूछ लिया जाएगा। ओके और ये UPSC में हुआ तो ओवरऑल ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मेल न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग। ओके फिर आपका हेल्थ रिगार्डिंग, ट्राइबल हेल्थ रिगार्डिंग, तो ये सभी चीज़ें हमें उसमें इंटीग्रेटेड मैनर में देखना होगा। ओके फिर ये GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको आंसर कर सकते हैं। अभी सभी को लगता है कि ये सिर्फ आपका हेल्थ सेगमेंट में ही इंपॉर्टेंट होगा, वैसा नहीं है। ये हेल्थ सेगमेंट में हुआ तो सोसाइटी रिलेटेड इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, ट्राइबल डेवलपमेंट रिलेटेड आप चीज़ें देख सकते हैं, गवर्नेंस एंड न्यूट्रिशनल पॉलिसी। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे ना GS पेपर 1 में, ऐसा नहीं है कि GS पेपर 2 की चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि आपका मेल न्यूट्रिशन दूर करने के लिए न्यूट्रिशन पॉलिसी कौन सी ली गई है, गवर्नेंस कैसे वर्क कर रहा है टू एराडिकेट मेल न्यूट्रिशन। ओके फिर GS पेपर 3 में एग्रीकल्चर आ जाता है, तो एग्रीकल्चर में ऐसे
क्या न्यूनेस लाना पड़ेगा या क्या स्टेप्स लेनी पड़ेंगे जिससे आपके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को आपका दिया जा सके। ओके, तो आपको इंटीग्रेटेड मैनर में देखना है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में के पर्सपेक्टिव से भी आप फूड फोर्टिफिकेशन देख सकते हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, तो ये भी एक इसका साइड हो जाता है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर सभी चीज़ों को जोड़ के देख के पढ़ सकते हैं ना, आप मेंस का कोई भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके, कभी कभार ही क्या कर लिया जाता है, पर्टिकुलरली एक दो स्कीम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन बाकी जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इन जनरल होते हैं। आपको इसका जो भी कंटेंट है वो डिफरेंट सब्जेक्ट से आपको मिल जाता है। ओके, इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़िए और आप विश्वास रखिए हम पे कि हम आप हमारे यहाँ पे एडमिशन ले या ना ले, आपको बस ये जो फ्री कंटेंट है, ये जो भी हम आपको समरी बता रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं कैसे इसको लिंक करना है, प्लस ये जो पीडीएफ है, ये आपके स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए और आपका यूपीएससी के लिए मोर देन एनफ है। बाकी बस यूपीएससी में आपका ऑप्शनल आपको प्रिपेयर करना है और सी सेट देख लेना है। और बाकी अगर स्टेट पीसीएस में कोई अगर स्टेट स्पेसिफिक एक पेपर होगा तो उसको आपको देख लेना है। बाकी जीएस पेपर 1 2 3 4 इंक्लूडिंग ऐसे हम आपको ये पूरा अच्छा हॉलिस्टिकली कवर कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो आप आशा करते हैं आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। ओके, तो अगर अच्छा लगे तो हमें आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा और कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें एक मॉडल आंसर भी दिया गया है, तो इसको भी आप देखिएगा। ये बहुत शॉर्ट आंसर दिया है, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए ही बस दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका इंडिया चाइना रिलेशन को लेके ये आर्टिकल आया है। तो अभी आप देख सकते हैं सिंस आफ्टर इंडिपेंडेंस की शुरुआत में, ओके, जब आपका दोनों देश ने कैसे कोऑपरेट किया था, एक आपका कथन था कि हिंदी चीनी भाई भाई, उसके बाद कैसे चीन ने बिट्रे किया और 1962 में आपका यूनिलैटरली इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, ओके, बिना कोई वार्निंग के, और उसके बाद हमारा रिलेशन ख़राब हो गया, ट्रस्ट डेफिसिट आ गया, और तब से लेके आज तक क्या है, इंडिया चाइना के रिलेशन में एक ट्रस्ट डेफिसिट है। और इस रिलेशन के ख़राब होने के पीछे मेजर रीज़न है हमारा बॉर्डर इशू। ओके, स्पेशली आपका इंडिया चाइना का बॉर्डर जो है वो आपका ईस्टर्न सेक्टर में आप देख सकते हैं, लद्दाख को लेके, अक्साई चीन को लेके, फिर आपका सेंट्रल सेक्टर, और फिर आपका ईस्टर्न सेक्टर में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल में जो अरुणाचल और चाइना बॉर्डर को, इंडिया का अरुणाचल प्रदेश और चाइना बॉर्डर को लेके आपकी दिक्कतें हैं। फिर आपका वेस्ट में दिक्कतें हैं, सेंट्रल पार्ट में दिक्कत नहीं है। तो ये सभी चीज़ें कैसे आपकी डेवलप हो रही है। ओके, रिसेंटली जो विजिट था बाय फॉरेन इंडियाज़ फॉरेन सेक्रेटरी और फिर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, तो उसमें कौन कौन सी डिस्कशन रही कि रीस्टोरेशन ऑफ सम बायलैटरल एक्सचेंजेस कैसे किए गए, जैसे मीडिया एंड थिंक टैंक एक्सचेंजेस, ओके, रिजम्पशन ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा, फिर बायलैटरल फ्लाइट टू रीस्टार्ट इन समर 2025 जो आपका सस्पेंड कर दिया गया था ड्यूरिंग कोरोना। तो ये सभी चीज़ें अभी रिज्यूम होने वाली है, रिस्टोर होने वाली है, लेकिन लैक ऑफ क्लियरिटी है स्पेशली एलएसी को लेके। तो ये सभी चीज़ें क्या है, दोनों देश के बायलैटरल रिलेशन में आपका दिक्कतें खड़ी कर रही है। फिर इकोनॉमिक कंसर्न क्या है, तो ये फिर आपके हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स क्या है, 1962 वार जो अभी जिक्र किया, तो ये सभी चीज़ें आपको हॉलिस्टिकली समझनी ज़रूरी होती है। आइए देखते हैं पास्ट में कैसे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो ये आपका एक हमने मॉडल आंसर बना दिया है मेंस के लिए। बाकी ये जीएस पेपर 2 आईआर के पर्सपेक्टिव से ये सभी चीज़ें पूछी गई है। कोई क्वेश्चन तो बहुत ही इन जनरल है और कोई क्वेश्चन आपके स्पेसिफिकली चाइना और इंडिया के रिलेशन को ही दर्शाने को कहा गया है। ओके, जैसे ये गलवान क्लैश को लेके है, ये एलएसी को लेके है। तो आप देख सकते हैं कि अब गलवान क्लैश कहाँ हुआ, एलएसी में ही हुआ, फिर एलएसी का क्वेश्चन आया। तो आप एक बार जब अच्छी तरह से पढ़ लेंगे ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन क्या है आप अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर पाएंगे। फिर ये मॉडल आंसर दिया है। फिर इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपना रिलेशनशिप को, जो भी आपके मिसट्रस्ट है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें मेंशन की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात करता है रिगार्डिंग राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो भी स्पेशली जो रणबीर अलाहाबादिया केस को लेके है। जो कुछ शो था इंडिया गॉट टैलेंट, उसमें जो आपका इनअप्रोप्रिएट कमेंट किया गया, इनअप्रोप्रिएट स्पीच दी गई बाय रणबीर अलाहाबादिया, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें क्या होता है, अभी जो पूरा हमारा आर्टिकल 19 है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो पूरा सवाल के घेरे में आ जाता है और ये चीज़ें वापस से रीइग्नाइट हो जाती है कि आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कितने हद तक अलाउ किया जाना चाहिए। तो 19 आपका सब क्लॉज 1A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गारंटी देता है और इसमें क्या है, आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाता है, क्योंकि फंडामेंटल जो भी राइट्स है वो आपके एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। ओके, तो इसमें अभी 19 सब क्लॉज 2 कौन कौन सी आपकी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाता है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये आपके रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। लेकिन अभी जो ये आपका पूरा केस है इंडियाज़ गॉट लैटिन का, तो इसमें अभी क्या है, उन्होंने जो भी आपका कमेंट किया, जो भी स्पीच दी, उससे क्या होता है, आपका लोगों का एक मॉरल आउटरीच देखा जा रहा है। लेकिन इसमें लीगल ऑफेंस नहीं देखा जा रहा है। ओके, लीगल ऑफेंस क्यों नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई कम्युनल हेट्रेड ये जैसी चीज़ें नहीं देखी गई है। तो इन्होंने जो भी कमेंट किया है वो आपका जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है उसको वायलेट किया है। तो इसके लिए क्या है, उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए वो लगना चाहिए बाय द सोसाइटी, कि सोसाइटी का कम्युनिटी स्टैंडर्ड ख़राब हुआ है तो सोसाइटी खुद ही इसको क्या करेगी, टेकल कर लेगी, उनको बॉयकॉट करेगी, उनका चैनल अनसब्सक्राइब करेगी। लेकिन इसके लिए आपका उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाना सही नहीं होगा, उसी रिगार्डिंग ये डिस्कशन हो रही है। तो ये क्वेश्चन भी, ये मुद्दा भी इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। ओके, स्पेशली आपका जो कैसे डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करना है, कैसे कंटेंट मॉडरेशन करना है। ओके, और इतना भी आपका रेगुलेशन नहीं लगाना है कि लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वही वायलेट हो जाए। ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर ये सभी चीज़ें आपकी पूछी जा सकती है और पास्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिए हैं वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहीं जिक्र होगा, ये बात मेंशन की है कि ये जो भी रेस्ट्रिक्ट लगाने की बात है स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन में, तो उन्होंने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुड बी एब्सोल्यूट। ओके, एब्सोल्यूट है ये, सिर्फ इसका एक्सेप्शन क्या है कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं होना चाहिए। अगर वायलेंस इंसाइट हो गया है किसी के स्पीच से, तभी उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। अन्यथा क्या होंगे, लोग अपना स्पीच से ही डरेंगे, लोग बात करने से डरेंगे, एक्सप्रेस करने से डरेंगे, और एक्सप्रेस करने से डरना ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। बाकी हम सभी मैच्योर्ड हैं। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट ना हो, स्पेशली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग क्या है, आपका एक मॉडल क्वेश्चन आंसर भी दे दिया गया है इसमें। ओके, सो इसमें ये आपका मेंशन किया गया है, इन अ डेमोक्रेसी शुड देयर बी रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच। ओके, डिस्कस इन लाइट ऑफ रिसेंट कंट्रोवर्सी। तो रिसेंट कंट्रोवर्सी में आपको क्या करना है, किसी का नाम नहीं लेना है। ओके, बिना नाम लिए ही आप क्या कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉमेडियन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर, कॉमेडियन, इनको क्या करना चाहिए, अपना जो कंटेंट है जो वो क्रिएट करते हैं या फिर जो भी जोक क्रिएट करते हैं, ओके, ह्यूमर के नाम पे, तो वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, आप इंटेलिजेंट ह्यूमर कुछ क्रैक करते हैं तो ठीक है, लेकिन वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है। ओके, तो ये सभी चीज़ों को इंश्योर करना है। बाकी स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन में, स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपका आउटराइट इसमें आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत आपका मैसेज जाता है डेमोक्रेसी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट भी यही चीज़ों को बार बार दोहराते आया है और पास्ट की क्वेश्चन भी इसमें देखी गई है। तो देख सकते हैं जीएस पेपर 2, 3 दोनों में पूछा गया था। ओके, और इसके साथ ये जीएस पेपर 4 में भी पूछा जा सकता है कि हमको कितना अपना मॉरलिटी को ठीक रखना है। ओके, कि हमें एथिकल कंडक्ट अपने करने हैं। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर अब इसमें ये जो अगला आर्टिकल है ये बात करता है, इज़ कंजम्पशन एनफ टू ड्राइव ग्रोथ। तो अभी जैसे आपका टैक्स रिलीफ दिया गया, ओके, टैक्स की छूट दी गई अप टू 12 लाख ऑफ पर्सनल इनकम। तो अभी उसको छूट दिया गया क्यों, ताकि लोगों के पास पैसे आए और लोग क्या करें, ज़्यादा कंज्यूम करें, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लेकिन इसमें अभी उसका उल्टा कहा गया है कि कंजम्पशन ड्रिवन जो ग्रोथ है वो देश में आपका ग्रोथ नहीं ला सकता है। ग्रोथ आने के लिए इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ होना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट लेड जो ग्रोथ होगा वही ट्रू ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि कंजम्पशन रिलेटेड ग्रोथ क्या है, आपके सभी को, अभी जैसे टैक्स रिबेट दिया, ये तो टैक्स रिबेट क्या है, सिर्फ चंद लोगों को ही मिलेगा।
ओके, तो देखा था ना हमने, लगभग कुछ 3 करोड़ लोगों को ये आपका कंजम्पशन बढ़ाएगा। उसमें भी 3 करोड़ लोग सभी खर्च करेंगे ज़रूरी नहीं है, और देश में पॉपुलेशन लगभग 140-50 करोड़ है। तो अब बाकी लोगों का कंजम्पशन कैसे बूस्ट हम कर सकते हैं? बाई ग्रोथ। ग्रोथ इंश्योर करना होगा। जब देश में ग्रोथ होगा, और जब ग्रोथ होगा लोगों को काम मिलेगा, सभी लोगों का आपका इनकम जनरेट होगा, तभी क्या होगा, रियल इकोनॉमिक ग्रोथ हम इंश्योर कर सकते हैं। तो स्पेशली इसमें आपका इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ के बारे में कहा गया है इंस्टीड ऑफ कंजम्पशन लेड ग्रोथ। ओके, तो इसके रिगार्डिंग भी पास्ट में आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं इसमें ये वाला पोर्शन में 2022 में, 21 में, फिर 20 में, 19 में, 23 में, 22 में, 20 में, 19 में। ओके, तो जीएस पेपर 4 में, फिर 3 में, 2 में, 1 में, सभी में पूछा गया है। देख सकते हैं आप। अभी आपको लगेगा कि ये चीज़ें आपके हाउ हैज़ इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ शेप्ड इकोनॉमी ग्लोबली। ओके, तो इसमें ये जीएस पेपर 1 में आ गया। तो हमें लगता है कि ये जीएस पेपर 3 में आना चाहिए था, लेकिन हमारा जीएस पेपर 1 में क्या है, ग्लोबलाइजेशन का एक टॉपिक है, तो ये ग्लोबली उसमें इंक्लूड हो जाता है। ओके, तो इसमें फिर आपका अगेन एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करती है, तो ये जीएस पेपर 2 में पूछ लिया गया। तो हम क्या करते हैं, सभी व्यस्त रहते हैं आर्टिकल को रटने में। तो आर्टिकल को रट के कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले एग्ज़ाम का पूरा जो इसका महत्व है उसको समझना होगा, सभी पेपर का इंटरलिंकिंग आपको समझना होगा। ओके, ये सभी तो आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, एकदम सिंपल दिया गया है, क्योंकि आप तो ABCD से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं। ओके, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, या फिर आपको ये सभी चीज़ों का बहुत हद तक इसका आपका आइडिया है। तो आपको पढ़ना कैसे है वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, और साथ में ये पढ़ने के लायक जो भी चीज़ें हैं वो इसमें समेट दिए हैं, और इसमें एक मॉडल क्वेश्चन भी दे दिया गया है जिसका आंसर ये है। ओके, तो ये भी आप देख के लिखने की कोशिश कीजिएगा, आपका प्री के साथ मेंस का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये आपका बात करता है स्पेशली प्रिजन रिफॉर्म के बारे में। जो हमारी जेल होती है, तो जेल में जो इनह्यूमन कंडीशन है उसको हमारी जो डिफरेंट मूवी है, आप बहुत सारी मूवी में देखते हैं ना, इंडिया की जेल जो है क्या हालत है उसकी। और इसी के साथ आप कभी जैसे आपके हॉलीवुड की कोई मूवी होती है तो उसमें आप कोई जेल देखते हैं, तो उसमें भी आपका क्या होता है, किसी जैसे स्वीडन जैसे देश है, नॉर्वे जैसे देश है, वहाँ की जेल में क्या है, बहुत ही अच्छी सहूलियत दी गई है। अभी जब एक इंसान क्राइम करता है तो क्राइम करने के बाद उसका सज़ा के तौर पे उसको कन्फाइनमेंट दिया ही गया है कि वो उनको जेल में रहना है, उनकी कोई लिबर्टी नहीं रहेगी। लेकिन जेल में डाल के उनको उनके ऊपर मेंटल टॉर्चर करना, फिजिकल टॉर्चर करना, बुली करना, ये सभी चीज़ें क्या दर्शाती है, इन ह्यूमैनिटी को दर्शाती है, कि जिन्होंने इन ह्यूमैनिटी या फिर ऐसे क्रिमिनल एक्ट किए थे उनको सज़ा के तौर पे कन्फाइनमेंट दे दिया गया है। अभी जेल क्या है, जेल आपका रेट्रीब्यूटिव अप्रोच नहीं लिया गया है, बदला के लिए जेल नहीं बनाया गया है, रिफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, कि लोगों को जेल में रख के उनका जो नेचर है उन पे सुधार लाया जा सके, उनको ये चीज़ों का एहसास दिलाया जा सके कि उन्होंने क्राइम किया है। उसके बाद वो जेल में जब रहेंगे 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल, तो वहाँ उनको जेल में उनका ग्रोथ होना चाहिए, उनका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ने देना चाहिए, फिर खाना अच्छा मिलना चाहिए। तो ये क्या होता है, जो इनमेट होते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है ये सभी चीज़ें। ओके, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है कि जो जेल के बाहर है सिर्फ उन्हीं को अवेलेबल है, जेल के अंदर जो है उनको भी आपका आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ उनको भी है, लिबर्टी नहीं हो सकता है, राइट टू लाइफ उनको भी है। तो उनका कंडीशन अच्छा रखना भी बहुत ज़रूरी है ह्यूमैनिटी के ग्राउंड में। क्राइम के लिए उनको पनिशमेंट ऑलरेडी, उनका कन्फाइनमेंट ही बहुत है। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। इसी के साथ डिफरेंट कमिटीज़ के बारे में भी इसमें, जैसे जस्टिस मुल्ला कमेटी 1983, ये बहुत ज़रूरी है। फिर जस्टिस कृष्णा अय्यर कमेटी 1987, ये भी ज़रूरी है। इन्होंने सजेशन दिया है कि कैसे प्रिजन रिफॉर्म लाए जा सकते हैं। ओके, तो इसमें स्टेट का क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एक मुद्दे की बात आपको बताना चाहूँगा कि जेल में जो इंसान रहता है सभी बुरे इंसान हैं बोल के आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारे इंडिया के जेलों में लगभग 70% लोग अंडर ट्रायल है, जो एक्यूज्ड है, अभी तक कन्विक्ट नहीं हुए हैं। ओके, उनका क्राइम साबित नहीं हुआ है, उनका ट्रायल ही अच्छा से नहीं हुआ है, चार्जशीट ही फाइल नहीं हुआ है। तो कम से कम वो उसमें से 70% में से अगर 40% ही निर्दोष है, तो वो तो बेकार में बुली का झेल रहे हैं, वो उल्टा जेल में रह के और बड़े क्रिमिनल बन जाएंगे, ऐसा हुआ तो बाहर निकल के।
तो इसीलिए क्या है, रिफॉर्म नहीं होगा। तो इन चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है। तो इसी के लिए क्या है, इसमें आपके पास्ट के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो फिर आपका मॉडल क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, एससी ने स्टे लगाया है। एससी मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है लोकपाल का जो ऑर्डर है। तो आप सभी को पता ही है कि 2013 में एक लॉ पास किया गया था टू टेकल करप्शन। ओके, जो ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट है जो स्वीडन में पहले आया था, तो उसको हमारे देश में भी लाया गया 2013 में। कौन से एक्ट के तहत? लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट के तहत। तो लोकपाल कहाँ रहेगा? सेंटर में, और लोकायुक्ता कहाँ फॉर्म किया जाएगा? स्टेट में। क्यों? ताकि आपका जो मिनिस्टरियल लेवल जो करप्शन है, फिर ब्यूरोक्रेटिक लेवल जो करप्शन है, उसको टेकल करने के लिए। तो हाल ही में क्या किया, आपके लोकपाल ने एक ऑर्डर पास किया कि जो हाई कोर्ट जजेस है उनके ऊपर भी लोकपाल का जुरिस्डिक्शन रहेगा। तो तभी क्या किया, एससी ने इस पे स्टे लगा दिया कि लोकपाल अगर ये ऑर्डर पास करता है और हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर अपना जुरिस्डिक्शन डालता है और उनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है, तो ये क्या करेगा, आपका कोर्ट का या फिर जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस होता है उसको हार्म करेगा। क्योंकि लोकपाल एक क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जुडिशियल बॉडी नहीं है। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। आने वाले समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी इसके लीगल पहलू है वो सभी इसमें मेंशन किए गए हैं। जैसे आर्टिकल 124 टू 147 सुप्रीम कोर्ट का मेंशन किया गया है, उनके इंडिपेंडेंस के बारे में दिया गया है। फिर 214 टू 231 हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है। फिर आर्टिकल 15 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कहा गया है। तो अभी अगर लोकपाल जुडिशरी के ऊपर प्रोसीडिंग चालू करता है, तो ये क्या होगा, इस आर्टिकल का वायलेशन होगा और इस प्रिंसिपल का वायलेशन होगा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव का। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें सभी चीज़ें मेंशन की गई है। इसी के साथ मॉडल एक क्वेश्चन दिया गया है आंसर के साथ, और पास्ट के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देख सकते हैं जुडिशरी कौन से पेपर में है, जीएस पेपर 2 में। तो अभी लगेगा कि ये जो भी मुद्दा है जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसा नहीं है। ये जीएस पेपर 3 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये जीएस पेपर 4 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है, इंटरलिंकिंग करनी। तो मैं बहुत एस्पिरेंट्स को देखता हूँ कि वो क्या करते हैं, जीएस पेपर 1 के दिन जब एग्ज़ाम रहता है तो जीएस पेपर 1 के नोट्स को रिविजन करते रहता है। तो ज़रूरी नहीं है, जीएस पेपर 2 का कॉन्सेप्ट 1 में आ जा सकता है। जब आ गया तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए आपको क्या करना है, सभी चीज़ों को इंटरलिंक करके ही देखना होगा। ओके, और एक आपको मोटा मोटा आइडिया रखना है, जनरल आइडिया। ओके, आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, आप जनरल आइडिया रखिए। जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे, उसमें टेंशन नहीं लेनी है आपको। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है जो यूजीसी का नया रूल आया है उसको लेके। तो अभी यूजीसी का नया रूल की वजह से क्या है, स्टेट स्पेशली साउथ इंडियन स्टेट क्या कर रहे हैं, जो भी प्रपोज्ड यूजीसी रूल्स है उसको आपका अपोज कर रहे हैं। ओके, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो रिजेक्ट करने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो स्टेट का आपका से होता है उसको लिमिट कर दिया गया है। ओके, और स्टेट के पावर के ऊपर एनक्रोच किया गया है, क्योंकि जो एजुकेशन है वो आपके कंकरेंट लिस्ट में है। नो डाउट हायर एजुकेशन के ऊपर सेंटर का रोल रहता है, लेकिन स्टेट का भी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर रोल रहता है। तो अभी जो भी वाइस चांसलर्स अपॉइंट किए जाएंगे उसमें अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का से नहीं रहेगा तो आपके क्या होगा, ये स्टेट के जो एजुकेशन के ऊपर ऑटोनॉमी है उसको वॉयलेट करेगी। तो इसको लेके भी इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पेशली आपके क्या है, फेडरलिज्म को लेके कि कैसे एक कॉम्बैट चलता है सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को लेके। इसमें आपका जो 7th शेड्यूल है डिवीजन ऑफ पावर वो क्या कहता है, ये सभी जाननी ज़रूरी हो जाती है। तो इसमें केरला का क्या रिएक्शन है, तेलंगाना का क्या रिएक्शन है, कर्नाटका का क्या है, तो ये सभी चीज़ें मेंशन की गई है। आपको ये एकदम सभी चीज़ें बारीकी से एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है, बस मोटा मोटा आइडिया आपको लिखना है कि साउदर्न स्टेट ऐसे लिख देंगे तो ये सभी आ जाएंगे उसमें। बाकी ये समझने के लिए हमने इतना लंबा इसको दिया है ताकि आप पढ़ के एक अच्छा होलिस्टिक आइडिया डेवलप कर सके। ओके, तो इसमें बाकी 7 शेड्यूल में जो एंट्री है, यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, उसके बारे में मेंशन किया गया है।
कि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन उसमें भी सेंटर का क्या रोल रहेगा, स्टेट का क्या रोल रहेगा, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। और इसी के साथ पास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इसमें दर्शाया गया है, सोसाइटी एंड एजुकेशन फर्दरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट में क्या है, आपका इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट में एजुकेशन का रोल रहता है, हायर एजुकेशन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये पूछा जा सकता है। फिर एथिक्स एंड इन एजुकेशन भी पूछ लिया जा सकता है, और ये मॉडल आंसर दिया गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है, इसलिए मॉडल आंसर बना दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी इसमें जो रिसेंट जो आउटरीच देखा गया था, इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो, तो उसी के रिगार्डिंग क्या है, अभी आपका इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने OTT जो प्लेटफॉर्म है जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, इन सभी को आपका वार्न किया है कि ये जो भी इनके कंटेंट है उसमें जो भी ऑप्शन चीज़ें रहती है, उन ऑप्शन चीज़ों को इनको मॉडरेशन करना होगा, रेगुलेट करना होगा, और उसमें डिस्क्लेमर लगाना होगा। ओके, और इसको कैटेगराइज भी करना होगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें दी गई है। तो ये सभी डेवलपमेंट ये रिसेंटली जो इंसिडेंट था उसी की वजह से आया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका 3 टायर रेगुलेटरी मैकेनिज्म कैसे है। तो सेल्फ रेगुलेशन बाय OTT प्लेटफॉर्म। तो OTT प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, अंडर जो हमारा IT रूल्स 2021 है उसमें सेल्फ रेगुलेट करते हैं अपने आप को। ओके, तो ये सभी चीज़ें, फिर इसमें एज बेस क्लासिफिकेशन भी देने को कहा गया है कि आपका जो भी OTT प्लेटफॉर्म में जो भी आपका सीरीज़ रहेगा, मूवीज़ रहेगी, उसमें EU सर्टिफिकेट। ओके, तो अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन होता है EU, फिर UA में अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन बट विथ पेरेंटल गाइडेंस, और A में एडल्ट कंटेंट रहता है। तो इसमें आपका पेरेंटल लॉक का भी सिस्टम होना चाहिए ताकि मैच्योर कंटेंट बच्चे ना देख पाएँ। ओके, क्योंकि बच्चों के जो आपका साइकोलॉजी है उस पर एक बुरा असर पड़ेगा। ओके, फिर आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम के बारे में भी कहा गया है कि यूज़र कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कोई अगर गलत कंटेंट इजीली अवेलेबल हुआ तो। ओके, बाकी इसमें जो भी एक्ट है, डिफरेंट एक्ट इस चीज़ को कैसे सब्सटेंशिएट कर रही है, जैसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में इसमें कहा गया है कि वुमेन को मिस रिप्रेजेंट नहीं करना होगा मीडिया में। फिर भारतीय न्याय संहिता में भी आपका पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन में आपका क्रिमिनलाइजेशन किया गया है ऑप्शन कंटेंट के ऊपर। फिर आपका जो पोक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसमें क्रिमिनलाइज किया गया है सेक्सुअल कंटेंट को जो माइनर को इन्वॉल्व करता है। फिर IT एक्ट तो है ही जो आपका साइबर लॉ और डिजिटल कंटेंट मॉडरेशन के ऊपर ध्यान देता है। तो ये सभी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम में कम से कम लिख सके ये सभी चीज़ें। ओके, बाकी ये जो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो अभी क्या है, ज़्यादा अगर कंटेंट को रेगुलेट किया गया तो एक्सप्रेशन अभी क्या है, एक्सप्रेशन आप स्पीच से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैसेज से कर सकते हैं, मूवी से कर सकते हैं, डांस से, सॉन्ग से, तो ज़्यादा इनमें रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होना पड़ेगा क्योंकि जो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, जो डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें भी क्या है, मॉडल आंसर दिया गया है। पास्ट के क्वेश्चन शायद इसमें नहीं दिए हैं, लेकिन पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, मॉडल आंसर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका AI पावर टूल को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ट्रैक करने के लिए। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है क्या, अभी आप देखते हैं कि जब लोग बीमार पड़ते हैं तो लोगों को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो एंटीबायोटिक्स से क्या होता है, आपका लोग जल्दी रिकवर हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक्स अगर लोग इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनके बॉडी में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा, और बाद में लोग क्या करेंगे, ड्रग को रेस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएंगे और लोगों का मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा और ट्रीटमेंट आपका बहुत कॉस्टली हो जाएगा, फिर एक समय पे जाके ट्रीटमेंट भी नहीं किया जा सकेगा। तो इसीलिए क्या है, अभी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है ये, और पास्ट ये फ्यूचर में क्या है, आपका पेंडेमिक का रूप भी धारण कर सकता है कि दवा काम ही नहीं करेंगी लोगों के ऊपर। तो इसीलिए क्या है, अभी IIT दिल्ली, ओके, फिर आपका टाटा 1mg, फिर ICMR, इन लोगों ने क्या किया है, आपका AMR सेंस
बोल के एक एआई पावर्ड टूल डेवलप किया है, जिससे क्या है ये हॉस्पिटल्स में जो भी आपके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के केस है उनको ट्रैक कर पाएंगे और उसके ऊपर पॉलिसी बना पाएंगे कि कैसे इसको ठीक करना होगा। तो इन फ्यूचर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये एक बहुत ही सीवियर हेल्थ कंसर्न है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसका असर क्या है हेल्थ के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट की वजह से कैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो रहे हैं, जैसे पोल्ट्री में, फिशरीज़ में। ओके, इन सभी में क्या है आपके बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है। तो इसीलिए क्या है आजकल हेल्थ कंसर्न बहुत बढ़ रहे हैं, तो हमें जो भी प्रोसेस फूड है उनसे थोड़ा बच के ही रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये जो भी एआई इनोवेशंस हैं किसके द्वारा की गई है, ये प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है और इसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ओके, कैसे कॉस्ट इफेक्टिव है, कैसे रियल टाइम डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ओके, तो ये आपके जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सभी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट आपके एमएसएमई के बारे में, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। तो आज अभी क्या है लगभग देश का जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूशन आता है बाय एमएसएमई और 11 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाता है एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन एमएसएमई जो है इनको गवर्नमेंट डिफरेंट, जैसे आपका मुद्रा योजना के तहत लोन प्रोवाइड करती है, क्वालिट्रल फ्री लोन देती है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारी स्कीम है इनके लिए। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि डिफरेंट स्टेट में, जैसे स्पेशली शिलोंग का केस इसमें दिया गया है कि ये जो भी स्टार्टअप है, सॉरी जो भी एमएसएमई है, ये क्या करती है आपके इनफॉर्मल क्रेडिट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करती है कि अपने जो बिजनेस कम्युनिटी है उन्हीं के बीच लोन लेना, एक दूसरे की मदद करना। तो ये अपने आप में गलत तो नहीं है, लेकिन इससे क्या है आपका जो क्रेडिट या फिर जो लेंडिंग है ये सभी लोगों को नहीं देते हैं, अपने जो क्लोज कम्युनिटी है उसके अंदर ही देते हैं। तो इससे क्या है बाकी जो एमएसएमई कम्युनिटी है या फिर बाकी जो एमएसएमई सेक्टर है उनको लोन जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है और बहुत जगह में आपका क्या है बैंक का एक्सेस भी नहीं है। तो इन चीज़ों को टैकल करना है। ओके, इनफॉर्मल क्रेडिट के साथ ही फॉर्मल क्रेडिट को भी पैरेलली आगे बढ़ाना है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये भी इन फ्यूचर इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एमएसएमई सेक्टर जो है वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई दी रूपी इज लाइकली टू फॉल फर्दर। तो अभी क्या है रूपी का फॉल हम कंटिन्यूसली देख सकते हैं या फिर रूपी का जो डेप्रिसिएशन है वो कंटिन्यूसली देख सकते हैं। ओके, क्योंकि आपका जो ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट देखा जा रहा है, ट्रेड वार, प्रोटेक्शनिज्म देखे जा रहे हैं, ग्लोबल स्लोडाउन देखा जा रहा है। ओके, इसीलिए क्या है आपका हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो हॉट मनी लेके आते हैं, मतलब वो जब देखेंगे मार्केट में कंडीशन अच्छा है तो वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जब देखेंगे मार्केट में कंडीशन खराब है तो अपना वो पैसा लेके वापस मार्केट से एग्जिट कर लेंगे, इंडिया के मार्केट से। इससे क्या होता है वो जब भी वो अपना डॉलर लेके चले जाएंगे क्योंकि डॉलर में ही इन्वेस्ट करते हैं बाहर के लोग। ओके, तो डॉलर लेके आते हैं फिर आपका इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो डॉलर का फ्लाइट हो जाता है, डॉलर जो चली जाती है उससे क्या हो जाता है डॉलर का मार्केट में सप्लाई कम हो जाता है और हमारा जो रूपी है वो डेप्रिशिएट होने लगता है। तो अभी रूपी जब डेप्रिशिएट होगा मतलब रूपी का जो प्राइस होगा डॉलर के मुकाबले वो बहुत आपको $1 खरीदने के लिए ज़्यादा रुपी देने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा हमारा जो इंपोर्ट होगा वो भी आपका कॉस्टली हो जाएगा और हमारा जैसे लगभग 80% एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं और उसमें हम पे करते हैं डॉलर में। तो इससे क्या होगा हमारा देश में इंपोर्ट लेड इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें क्या है अभी हमारे इकोनॉमी में एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकती है। तो इसको कैसे टेकल करना है, आरबीआई इसको कैसे टेकल कर सकता है, उसी रिगार्डिंग ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इन फ्यूचर प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से रिकमेंडेशन है, तो क्या करना चाहिए, स्पेशली आरबीआई की कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए, फॉरेक्स रिजर्व को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो डाइवर्सिफाई करना है अपने फॉरेक्स रिजर्व को डिफरेंट करेंसी से। ओके, फिर आपका जो हमारा इंपोर्ट लेड जो इन्फ्लेशन होता है उसको टेकल करने के लिए हमारा इंपोर्ट हमें घटाना है और डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। फिर आपका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रो कराना है ताकि हम कम इंपोर्ट करें।
ताकि हमारा इंपोर्ट के वजह से देश में इन्फ्लेशन ना हो, ठीक है ना। और फिर हमें और क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं रूपी बेस्ड ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे हम इंडिया रशिया रूपी बेस्ड या फिर अपने खुद के करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, तो वैसे चीज़ें हमें करनी ज़रूरी रहेंगी। फिर हम आपका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारे देश में एफडीआई और ज़्यादा संचार होगा और कैपिटल आपका आएगा। तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं, ओके, जिससे क्या है, रूपी डॉलर का जो इम्बैलेंस है उसको टैकल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये पोलैंड के बारे में बात करता है। तो पोलैंड क्या था, आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये रशिया के इन्फ्लुएंस में आ गया था, और उसके बाद कैसे पोलैंड में जो इकोनॉमी था वो पूरा सेंट्रलाइज हो गया था, जैसे हमारे देश में सेंट्रलाइज था आपके सिंस इंडिपेंडेंस अप टू 1991। तो उसके बाद हमने डिसेंट्रलाइज किया विथ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी लिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ठीक वैसा ही पॉलिसी क्या है आपका पोलैंड में भी लिया गया, और ये पोलैंड में लिया गया किसके मदद से, नेटो और यूरोपियन यूनियन की मदद से। तो ये 1991 के बाद पोलैंड कैसे ग्रो किया, जब पोलैंड के ऊपर यूएसएसआर का जो असर था वो खत्म हो गया, कैसे पूरा आपका डिसेंट्रलाइज हुआ, कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आया, गुड गवर्नेंस आया, इंटीग्रेशन हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ, नेटो के साथ, ओके, फिर कैसे एक्सेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इससे हम आपके पोलैंड के जो ग्रोथ है, ओके, इसका कहा आपका $6,690 पर कैपिटा जीडीपी था, वो बाद में जाके कितना हो गया, 51,630 हो गया। तो इससे हम इतना अच्छा सीख ले सकते हैं। हमने भी लगभग इसी सन में, हमने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिया था, लेकिन आज भी हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, डिज़ायर्ड लेवल पे नहीं है जितना हमें चाहिए। तो इससे हमें क्या कर सकते हैं, सीख ले सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल बात करता है मेकिंग बजट 2025 रिफॉर्म्स वर्क। तो अभी 2025 का जो बजट है, और स्पेशली जो 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसने डी रेगुलेशन के बारे में कहा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में कहा है कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में ही लिए थे हमने, उसको और अभी हमें बढ़ाना है और डी रेगुलेशन करना है, ताकि हम क्या कर सके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सके, ओके, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेड डेवलपमेंट हमारे देश में हो। तो उसके लिए क्या है, हमें डी रेगुलेशन करना होगा, पॉलिसी सर्टेनिटी लानी होगी, और फिर ईज ऑफ डूइंग प्रोवाइड करना होगा, ओके। जो आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका रोड हो, रेलवे हो, एयरवे हो, वाटरवे हो, एनर्जी सेक्टर हो, इन सभी में क्या करना है, हमें डेवलपमेंट लाना है। तो ये जब ये सेक्टर डेवलप होगी तो प्राइवेट जो कैपिटल है वो खुद ही आएगा, लेकिन उसके लिए हमें रिफॉर्म वर्क लेने हैं, जो बजट 2025-26 में कहा गया है, ओके। तो उसी रिगार्डिंग ये चीज़ें दी गई है, और इन फ्यूचर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ न्यू ऑर्बिट फॉर इंडिया। तो ए न्यू ऑर्बिट फॉर इंडिया में क्या है, इसरो का जो आपका 100 सैटेलाइट लॉन्च है, जो आपका स्पेसएक्स मिशन है, जिसमें आपका हमने स्पेस डॉकिंग में सफलता प्राप्त की है, उसके बारे में कहा गया है। तो अभी स्पेसएक्स मिशन में आपने देखा था ना कि कैसे डॉकिंग, मतलब डॉकिंग अनडॉकिंग, मतलब आपका जोड़ना और हटाना जो टेक्नोलॉजी है स्पेस में, वो हासिल किया गया। उसमें एक चेजर था, एक टारगेट था, और उसमें चेजर और टारगेट का कुछ SDX-01 SDX-02 ऐसा नाम था। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स से पूछी जा सकती है। तो ये हम 4th कंट्री है आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना, जिसने इसको अचीव किया है। तो ये अभी हमें कैसे मदद करेगा कि हमें हमारा जो आपका भारतीय जो स्पेस स्टेशन है उसको सेटअप करने में मदद करेगा। फिर चंद्रयान जो 4 मिशन है उसमें हमें मदद करेगा। तो ये हमारा एक नायाब अचीवमेंट है, जो 100 रॉकेट लॉन्च था उसमें। तो अभी फ्यूचर में हम और कैसे स्पेस सेक्टर में ग्रो कर सकते हैं, ओके। तो इंडिया क्या है, आपके यूएस, रशिया और चाइना के बाद ही एक मतलब बहुत ही हाई फाई स्पेस एजेंसी के अंदर आता है। तो इन फ्यूचर हम कैसे और डीप कर सकते हैं अपने जो भी डेवलपमेंट है उसको, और कैसे ये सभी चीज़ें सोसाइटी को, फिर हमारे इकोनॉमी को, टेक्नोलॉजी को कैसे ग्रोथ दिलाएगी, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, ओके। तो ये भी चीज़ें पूछी जा सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि साइंस एंड टेक में इसरो रिलेटेड सवाल, स्पेस एक्सप्लोरेशन रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, और स्पेशली प्रीलिम्स में आपके जो भी रिसेंट जो भी अचीवमेंट्स है, जो भी मिशन है, जो भी रॉकेट लॉन्चिंग है, उनके बारे में भी पूछा जाता है।
ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है और आशा करता हूँ आप सभी को ये सभी जो भी डिस्कशन है अच्छा लगा होगा। उसका PDF अवेलेबल होगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए अलविदा।